हेलो गाइस, दिस इज श्रीओम सिद्धांत। और आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ मास। मोल इन टर्म्स ऑफ मास। इन टर्म्स ऑफ मास, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि मोल को हम लोग तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हम लोग नंबर के टर्म्स में डिफाइन करते हैं, दूसरा मास के टर्म में डिफाइन करते हैं, और तीसरा वॉल्यूम के टर्म में डिफाइन करते हैं। तो नंबर के टर्म में जो डिस्कशन था वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कर रखा है, मोल 2 में। ये मोल 3 वीडियो है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मोल इन टर्म्स ऑफ मास। जैसा कि मैंने पहले भी कह रखा है कि हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में मोल को जनरली यूनिट के जैसा इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मास का कोई यूनिट तुम लो, जैसे मान लो मैं 1 किलोग्राम कहता हूँ और ग्राम में मुझे हर को कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोग्राम का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? 1000 ग्राम, है ना। तो उसी तरह से मेरे पास एक यूनिट आया हुआ है मोल। मोल कितना ग्राम के बराबर होता है ये मुझे जानना है, क्योंकि ग्राम जो है वो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूज होने वाला यूनिट है मास के लिए केमिस्ट्री में। ठीक है, तो जिस तरह से 1 क्विंटल बराबर तुम लोग 100 किलोग्राम कहते हो, जिस तरह से तुम लोग 1 किलोग्राम में तुम 1000 ग्राम कहते हो, उसी तरह से एक मोल का भी अपना कुछ अर्थ होना चाहिए। मैं बोला एक मोल आपके पास कोई सब्सटेंस है, इसका मतलब आपके पास कितना ग्राम सब्सटेंस है। जब तक इस बात की जानकारी आपको ना लगे तब तक मोल मास को डिफाइन नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको मोल को मास से जोड़ना है तो उसके लिए क्या करना है, जो गोल्डन स्टेटमेंट है वो याद रखिएगा। एक मोल कोई भी सब्सटेंस अगर आपके पास है, तो इसका मतलब आपके पास उस सब्सटेंस का जो भी फॉर्मूला वेट है, फॉर्मूला वेट को आप ग्राम में यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला वेट को आप ग्राम में यूज कर सकते हैं। फिर से लिख सकते हैं फॉर्मूला वेट इन ग्राम। आप इसको कह सकते हैं फॉर्मूला वेट इन ग्राम कह सकते हैं। आपको ग्राम में लेना है फॉर्मूला वेट को। अब सब्सटेंस मेरे पास तीन तरह का था बच्चों। तो पहला सब्सटेंस क्या था बच्चों? एलिमेंट। तो अगर आपके पास एक मोल कोई एलिमेंट है तो इसका मतलब आपके पास, तो फॉर्मूला वेट एलिमेंट के लिए क्या होता है बच्चों? एटॉमिक वेट। इस बात की जानकारी मैंने मोल 1 वीडियो में दे रखा है। एटॉमिक वेट इन ग्राम। उसी तरह से तुमसे कोई पूछे कि एक मोल किसी कंपाउंड का वेट क्या होगा, एक मोल किसी कंपाउंड का वेट क्या होगा, तो आप उसका क्या निकाल लें? मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें और ग्राम से उसे रिप्रेजेंट कर दें। उसी तरह से आपको बोला जाए कि एक मोल रेडिकल कितना होगा, तो एक मोल रेडिकल इज इक्वल टू, रेडिकल का जो फॉर्मूला वेट होता है बच्चों वो होता है आयनिक वेट। तो आयनिक वेट इन ग्राम। अब जरा इन बातों को हम लोग देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और ये आपको याद रखनी है, इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक मोल एलिमेंट में आप कुछ और सोचने लगें, ऐसा कुछ नहीं है। एक मोल जब भी बात आती है जनरली लोग एवोगाड्रोस नंबर ही सोचते हैं। नहीं, अगर एक मोल एलिमेंट आती है तो मुझे ये देखना है मुझे किसके हिसाब से सोचना है। अगर नंबर के हिसाब से सोचना है देन आई विल गो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस नंबर। अगर मुझे मास के टर्म में सोचना है तो मुझे एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट और आयनिक वेट पे जाना होगा। वो इस हिसाब पे कि अपना सब्सटेंस क्या है, एलिमेंट है कि कंपाउंड है या रेडिकल है। इसका मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको।
एक एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा कि एक मोल हाइड्रोजन है, एलिमेंट, ये एलिमेंटल फॉर्म है, अनकम्बाइंड फॉर्म है। तो अगर आपके पास एक मोल हाइड्रोजन है, इसका मतलब आपके पास कितना ग्राम हाइड्रोजन है। कोई आपसे पूछा एक मोल एलिमेंट हाइड्रोजन आपके पास है, तो आपके पास कितना ग्राम हाइड्रोजन है। तो आप कहेंगे हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है, क्योंकि एक एलिमेंट है तो इसका हम लोग एटॉमिक वेट लेंगे, वो एक होता है और इसका यूनिट ग्राम कह देंगे। इसका मतलब एक मोल हाइड्रोजन 1 ग्राम के बराबर होता है। उसी तरह से कोई कह दे बच्चों आपको कि एक मोल कैल्शियम कितना है। जैसे मैंने कहा मेरे पास 1 मोल कैल्शियम है, तो 1 मोल कैल्शियम मतलब कितना ग्राम कैल्शियम है। तो कैल्शियम का पहले क्या करेंगे, हम लोग एटॉमिक वेट जानेंगे, क्योंकि यह एक एलिमेंट है। इसका होता है 40 और पीछे आप लगा दें इसमें ग्राम। ठीक है, उसी तरह से मैंने कहा 1 मोल आपके पास ऑक्सीजन है, ओ ओनली, एलिमेंटल फॉर्म। तो इसका मतलब आपके पास कितना ग्राम ऑक्सीजन है, जल्दी बोला जाए। तो हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है बच्चों, 16 होता है। तो 16 लिखा जाए, क्योंकि एक एलिमेंट है तो एटॉमिक वेट लेंगे 16 और इसमें यूनिट लगा देंगे हम लोग ग्राम। ठीक है, ये बातें थी किसके लिए, एलिमेंट के लिए। उसी तरह से हम लोग कंपाउंड के बारे में सोच सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि 1 मोल आपके पास H2 है, इसका मतलब आपके पास कितना ग्राम H2 है। तो सबसे पहले देखा जाए H2 क्या है बच्चों, एक कंपाउंड है। तो H2 अगर एक कंपाउंड है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना तुम लोगों को आता है। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट मल्टीप्लाई उसकी संख्या। तो कितना हो जाएगा 1, इसका एटॉमिक वेट है और उसकी संख्या 2 है, 1 इंटू 2, और हम लोग क्या कर देंगे ग्राम लगा देंगे, दैट इज इक्वल टू 2 ग्राम। इसका मतलब क्या है कि 1 मोल हाइड्रोजन गैस अगर आपके पास है, इसका मतलब आपके पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है। 1 मोल H2 अगर आपके पास है तो इसका मतलब आपके पास कितना ग्राम है, 2 ग्राम H2 आपके पास है। उसी तरह से अगर आपके पास 1 मोल O2 है, इसका मतलब क्या है, तो आपके पास O का एटॉमिक वेट कितना होता है बच्चों, 16, और इसकी संख्या है बच्चों 2। तो टोटल वजन हो जाएगा इसका 32 ग्राम। तो अगर आपके पास 1 मोल O2 है, तो इसका मतलब आपके पास 32 ग्राम O2 है, क्योंकि 32 इसका मॉलिक्यूलर वेट है। और ग्राम मैंने लगाया है क्योंकि 1 मोल का बारे में पूछा जा रहा है। तुम लोग जान रहे हैं कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस को उसका फॉर्मूला वेट लिखिए और ग्राम लगाइए, हो गया उसके 1 मोल का वजन। अब मैं कह दिया कि 1 मोल आपके पास वाटर है, बताया जाए इसका कितना होगा, जल्दी बोलो। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला वेट निकालो, मॉलिक्यूलर वेट निकालो। तो कहेंगे 1 हो गया इसका एटॉमिक वेट मल्टीप्लाई 2 प्लस 16 हो गया इसका ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट, और एक ही है तो उसे मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो टोटल हो जाएगा कितना बच्चों, 18 ग्राम। तो हम लोगों ने देखा कि 1 मोल H2, 1 मोल O2, 1 मोल H2O का वेट कितना होता है। कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालें, ग्राम लगा दें, और एलिमेंट के केस में आप इसका एटॉमिक वेट निकालें और ग्राम लगा दें। वही बात अगर रेडिकल की पूछी जाए, रेडिकल के बारे में बात करो बच्चों, रेडिकल के बारे में अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास 1 मोल 1 मोल Ca+2 है, इसका मतलब आपके पास कितना ग्राम कैल्शियम आयन है। तो मैंने पहले ही कर रखा है कि प्लस और माइनस से, यानी कि चार्ज से मास को कोई लेना देना नहीं है। इसे मैंने वीडियो 1 में बताया था, क्योंकि प्लस और माइनस इलेक्ट्रॉन के जाने और आने के कारण डेवलप होता है, और इलेक्ट्रॉन के मास को एटम्स के मास में हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि एटम का मास वही माना जाता है जो एटम के न्यूक्लियस का मास होता है, और इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो 1 मोल कैल्शियम प्लस 2 का वेट कितना होगा, तो 1 मोल कैल्शियम प्लस 2 का वेट, तो कैल्शियम का हमको एटॉमिक वेट चाहिए, तो कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है 40, तो हो जाएगा 40 ग्राम। तो 40 इज इट्स आयनिक वेट हियर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये आयन है, इसलिए इसको हम लोग आयनिक वेट कह देंगे। यहाँ पे 40 जो है इसका एटॉमिक वेट है, क्योंकि यह क्या है, एलिमेंट है।
उसी तरह से बच्चों अगर मैं कहूं एक मोल H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन कितना हो जाएगा, तो H1 इंटू 3 हाइड्रोजन का एक होता है एटॉमिक वेट, इसकी संख्या हो गई 3 और प्लस 16 ऑक्सीजन के लिए, टोटल जोड़ा जाए बच्चों तो ये हो जाएंगे 16 3 19 ग्राम। इसका मतलब एक मोल अगर हाइड्रोनियम आयन आपके पास है, इसका मतलब आपके पास 19 ग्राम हाइड्रोनियम आयन है। इन द सेम वे अगर बच्चों हम लोग कह देते हैं एक मोल कार्बोनेट CO3 माइनस 2, इसका वेट क्या होगा, अगेन -2 से कोई लेना देना नहीं है, अपने को बस इसको जोड़ना है बच्चों। लेट्स डू, कार्बन के लिए हो गया 12 एटॉमिक वेट, ऑक्सीजन का होता है 16 और टोटल होता है 3, तो मल्टीप्लाई किया जाए इट बिकम्स 16 3 जा 48, 48 एंड 50 60 ग्राम। इसका मतलब कितना हो गया बच्चों, अगर आपके पास एक मोल कार्बोनेट आयन है तो इसका मतलब आपके पास 60 ग्राम कार्बोनेट आयन है। उसी तरह से बात करें बच्चों, अगर आपके पास एक मोल सल्फेट आयन है SO4 माइनस 2, तो आपके पास कितना ग्राम है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या, आप इसमें सल्फर का 32 कर लें और प्लस ऑक्सीजन के लिए 16 इंटू 4, तो 16 4 जा 64, 64 टू 66 और 30 96, तो 96 ग्राम आपके हो गए सल्फेट। कब, जब आपके पास वो एक मोल है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर आपके पास एक मोल कुछ भी हो, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे वो रेडिकल हो, तो हम लोग उसका किस तरह से एक मोल के का वजन निकालते हैं। तो एक मोल किसी भी सब्सटेंस का वजन निकालना है तो आप क्या करें, आप बस उसके फॉर्मूला वेट को निकालें और एज यूनिट ग्राम का इस्तेमाल करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि कुछ बेसिक्स क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा 0.25 मोल कैल्शियम का कितना वजन होगा। मास रिलेटेड बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने नंबर रिलेटेड बात किया था, जिसमें मैं एटम्स की बात करता था, इलेक्ट्रॉन की बात की थी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियॉन्स, जितने भी नंबर रिलेटेड बातें थी वो हम लोगों ने वीडियो 2 में डिस्कस किया था, मोल 2 में डिस्कस किया था। दिस इज मोल 3 और हम लोग यहाँ पे सिर्फ ग्राम रिलेटेड बात करने वाले हैं, मास रिलेटेड बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो 0.25 मोल कैल्शियम कितना ग्राम के बराबर होगा। तो मैंने कहा था जब भी आपको मोल का क्वेश्चन जानना हो तो आपको एक रेफरेंस चाहिए होता है, वो आपको मोल का कॉन्सेप्ट ही देगा। वो क्या कहता है कि अगर आपके पास एक मोल कैल्शियम होता तो इसका मतलब आपके पास 40 ग्राम होता। ये तो वेल नोन है, ये तो सबको पता है, इस बात की जानकारी सबको है कि अगर एक मोल होता तो 40 ग्राम होता। तो अगर आपके पास 0.25 मोल है, 0.25 मोल है तो क्या करेंगे, आप यूनिटरी मेथड लगाइए, सॉल्व कीजिए, तो कितना हो जाएगा 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 40 एंड दिस इज योर आंसर। ये कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स 10 ग्राम। ओके, तो ये 10 ग्राम है। कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला रटना नहीं है। मोल में जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो आपको लॉन्ग टाइम बेनिफिट नहीं देंगे। अच्छे क्वेश्चंस में हमेशा फॉर्मूला आपको धोखा ही देने वाला है। फिर भी मैं फॉर्मूला एट लास्ट मैं आपको सारा बता दूंगा, जिससे आप थोड़ा फैमिलियर भी हो जाएं फॉर्मूला से। बट सो फार आप लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, कैसे बनता है, विदाउट यूजिंग फॉर्मूला आप कैसे काम करें। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं बच्चों। जैसे मैं कहता हूं 0.1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें बताना है आपको कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है आपके पास। एक और क्वेश्चन कह सकता हूं मैं, इसमें कितना ग्राम कैल्शियम होगा,
इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, इसमें कितना ग्राम ऑक्सीजन होगा। ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ मास रिलेटेड बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ मास की बातें की है। नंबर रिलेटेड बात करता तो मैं पूछ सकता था कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसमें कितना प्रोटॉन हो सकता है, इसमें कितने एटम्स हो सकते हैं, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, उन सब बातों की भी चर्चा मैं इसमें करता। लेकिन ये वो बातें नंबर रिलेटेड है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास वीडियो 2 में कर रखा है। यहाँ पे सिर्फ मास रिलेटेड बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। तो मास रिलेटेड ये 3 बातें यहां से निकल पाएंगी। तुम लोग कह सकते हैं अभी क्या हो जाएगा। तो मैंने फिर से कहा कि 0.1 मोल में मुझे निकालना है, तो हमें रेफरेंस चाहिए होगा। तो मुझे रेफरेंस पता है कि 1 मोल अगर कैल्शियम कार्बोनेट अपने पास है, इसका मतलब मेरे पास 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। आप इसका मॉलिक्यूलर वेट जोड़ें, कैल्शियम का 40 होता है, कार्बोनेट का 60 हो जाएगा। ऐसे 40, 12 और 16 मल्टीप्लाई 3 सबको जोड़ा जाए तो आपको 100 ग्राम आ जाएगा। तो मुझे पता है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब 100 ग्राम होता है। आपके पास 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका मतलब आपके पास 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। अब आपके पास तो 0.1 मोल ही दिया हुआ बच्चों, ये तो तब का है जब आपके पास 1 मोल होता, लेकिन आपके पास बस 0.1 मोल है। इसका मतलब आपके पास कितना ग्राम है। तो कुछ नहीं करना है, एक में जितना है उसके हिसाब से यूनिटरी मेथड लगाइए। एक में इतना तो 0.1 में कितना बच्चों, तो 0.1 मल्टीप्लाई 100 ग्राम एंड दिस विल बी 10 ग्राम। 10 ग्राम। ओके भाई, तो हम लोगों ने देखा कि 0.1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका मतलब आपके पास 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। उसी तरह से मैं बात करूं, जैसे अगला क्वेश्चन मुझे कैल्शियम निकालना है, तो मुझे यह देखना होगा कि आखिर 1 मोल में कितना कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो मैं देखता हूं 1 मोल में कितना होता है, तो कहता हूं मैं 1 मोल अगर मुझे कैल्शियम कार्बोनेट ले रहा हूं मैं CaCO3, तो इसमें कैल्शियम तो एक ही है बच्चों, एक ही है, और कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 होता है। तो चूंकि कैल्शियम एक ही है तो 40 इसका एटॉमिक वेट है, तो इसका मतलब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को बनाने में 40 ग्राम कैल्शियम का इस्तेमाल किया गया होगा। उसी तरह से मैं कह सकता हूं कार्बन के लिए, तो वो 12 ग्राम का इस्तेमाल किया गया होगा, क्योंकि एक ही कार्बन है और एक कार्बन का वजन 12 होता है। उसी तरह से ऑक्सीजन की बात करूं तो एक का 16 होता है और 3 के लिए क्या हो जाएगा 48। तो 1 मोल को बनाने में 48 ग्राम ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ होगा। तो 40 ग्राम कैल्शियम का इस्तेमाल किया गया है, 12 ग्राम कार्बन का इस्तेमाल किया गया है और 48 ग्राम ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया गया है, और तब तीनों को जोड़ा गया है तो ये 100 आया है। ओके भाई, तो अब देखते हैं 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को बनाने में 40 ग्राम कैल्शियम का इस्तेमाल हुआ है। अपने को बस 0.1 मोल के लिए रेफरेंस चाहिए, तो 0.1 बस यूनिटरी मेथड लगाया जाए तो हो जाएगा 40 इंटू 0.1 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 4 ग्राम। तो 0.1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट अगर आपके पास है तो इसका मतलब आपके पास 4 ग्राम कैल्शियम है, 4 ग्राम कैल्शियम आपके पास उपलब्ध है। मैं कार्बन की बात करूं, या चलो मैं ऑक्सीजन की बात कर लूं, मुझे कार्बन पूछा नहीं गया। कार्बन अगर मैं पूछ भी दूं तो कार्बन भी निकाल सकते हो, नॉट टू बी वरीड अबाउट। कार्बन पूछ लूं इतना कितना ग्राम कार्बन होगा, चलो कार्बन भी निकाल लेते हैं। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कितना ग्राम कार्बन होगा, तो एक ही कार्बन है बच्चों, तो एक कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, दैट इज इक्वल टू 12 ग्राम। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में 12 ग्राम ही कार्बन है। ग्राम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैं मोल ले रहा हूं। मैं मोल अगर नहीं लूंगा तो ग्राम नहीं ले सकता। ऐसा नहीं कि मैं यहां मॉलिक्यूल लिख दूं तो आप ग्राम ले लोगे, नहीं, दैट विल बी रॉन्ग, वो गलत हो जाएगा। ये ग्राम आप लेने का हक तभी रखते हैं जब आप मोल का इस्तेमाल कर रहे हो। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट बराबर 12 ग्राम तब होगा जब ये मोल होगा। तो 12 ग्राम कार्बन है, तो आपके पास तो 0.1 में पूछा जा रहा, तो आप यूनिटरी मेथड लगाएं और हम डायरेक्ट कर देते हैं, दैट विल बी 1.2 ग्राम कार्बन। तो दैट इज 1.2 ग्राम कार्बन। इन द सेम वे हम लोग को अब करना क्या है बच्चों, हम लोग को निकालना ऑक्सीजन के बारे में। तो मैंने देखा 1 मोल, कोई फॉर्मूला नहीं, सारे फॉर्मूला से आगे हम लोग काम कर रहे हैं। फॉर्मूला आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो फॉर्मूला ऑटो मोड में काम करता है, ठीक है। फिर भी मैं बार बार कह रहा हूं, फॉर्मूला मैं बाद में लिखवा दूंगा,
फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में होते हैं, लोगों को लगता है अपने को फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ कमी है। ऐसा कुछ नहीं है, मूल कॉन्सेप्ट विदाउट फॉर्मूला बनता है, और जितने फॉर्मूला होते हैं वो सारे फॉर्मूला डायरेक्ट ही होते हैं, और डायरेक्ट फॉर्मूला से कभी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ कंसेप्ट सिखाने में। ठीक है बच्चों, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास है, तो आपके पास कितना ऑक्सीजन है? तो 1 मोल में आपके पास 3 ऑक्सीजन है, तो तीन ऑक्सीजन हो गए, तो 3 ऑक्सीजन के वजन हो जाते हैं 48। तो आपको 1 मोल है तो टोटल वजन हो जाएगा क्या इसका? 48 ग्राम। 48 ग्राम। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का वजन हो जाता है 48 ग्राम। तो मुझे निकालना है, इसलिए 0.1 में कितना हो जाएगा बच्चों? यूनिटरी मेथड लगाएं, दैट विल बी 4.8 ग्राम। तो 0.1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कितना ऑक्सीजन हो जाएगा? 4.8 ग्राम ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इन द सेम वे हम लोग आयंस के लिए भी बात कर सकते हैं, रेडिकल के लिए भी बात कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखा जाए जो रेडिकल के लिए होगा। जैसे आपको कहा जाए 0.5 मोल सल्फेट आपके पास है, SO4-2, इस तो आपके पास कितना ग्राम सल्फेट है? पहला क्वेश्चन। उसी में पूछ सकता है इसमें कितना ग्राम सल्फर है, उसी में आपसे पूछा जा सकता है इसमें कितना ग्राम ऑक्सीजन है। ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं मास रिलेटेड। चलो देखते हैं बच्चों, फिर से कहता हूं, मोल से आपको आंसर निकालना है तो सीधे रेफरेंस के पास चलते हैं। तो 1 मोल सल्फेट आयन जो होता है बच्चों, वो कितना होता है? इसका आयनिक वेटिंग अलग है बच्चों। तो सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, दैट विल बिकम 96 ग्राम। तो 1 मोल सल्फेट का मतलब आपके पास 96 ग्राम सल्फेट है। तो आपको तो निकालना 0.5 के लिए, तो यूनिटरी मेथड फिर से लगाया जाए तो 0.5 मोल सल्फेट के लिए हो जाएगा 0.5 इंटू 96 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 48 ग्राम। तो आपके पास अगर 0.5 मोल सल्फेट आयन है, सल्फेट के रेडिकल्स हैं, इसका मतलब आपके पास सिर्फ 48 ग्राम सल्फेट है। ठीक है बच्चों, समझ में आ ही रहा होगा। और देखता हूं, मुझे सल्फर निकालना है। तो देखा जाए 1 मोल सल्फेट में कितना सल्फर है? तो 1 मोल सल्फेट में आपके पास 1 मोल सल्फर है, और 1 मोल सल्फर का वजन 32 ग्राम हो जाएगा। तो लिख दिया जाए 32 ग्राम। ठीक है, 1 मोल सल्फेट को बनाने में 1 मोल सल्फर और 4 मोल ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, 1 मोल सल्फेट को बनाने में 1 मोल सल्फर और 4 मोल ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ है। 1 मोल सल्फर का वजन उसके एटॉमिक वेट इन ग्राम के बराबर होगा, इसलिए सल्फर का वजन 32 ग्राम यहां पे लिया गया है। ठीक है बच्चों, तो 1 मोल के लिए 32 ग्राम हो जाएगा। 1 मोल सल्फेट में 32 ग्राम सल्फर हो जाएंगे। अपने को निकालना है 0.5 में, तो यूनिटरी मेथड लगाएं बच्चों, दिस विल डायरेक्टली 16 ग्राम सल्फर, 16 ग्राम सल्फर हो जाएगा। और उसी तरह से अगला क्वेश्चन ऑक्सीजन के लिए, तो 1 मोल सल्फेट को बनाने में आपको टोटल 4 मोल ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ है, 4 मोल ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ है। 1 मोल ऑक्सीजन का वजन 16 ग्राम, तो 4 मोल का वजन 64 ग्राम हो जाएंगे। तो 64 ग्राम ऑक्सीजन आपके पास है बच्चों। तो आपको उसी तरह से फिर से यूनिटरी मेथड लगाया जाए, 0.5 मोल सल्फेट में कितना हो जाएगा बच्चों? दैट विल बी 32 ग्राम। ठीक है, तो यहां से हो जाते हैं ये 32 ग्राम आपके पास ऑक्सीजन है। दोनों को जोड़ दिया जाए, 16 प्लस 32 इट विल बिकम 48। तो यहां से लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग मास के टर्म में मोल को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कई तरह से हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया। एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे मैं बोलूं, मास और नंबर दोनों को मैं जोड़ता हूं। जैसे मैंने कहा, फाइंड द मास ऑफ
फाइंड द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। H2O के एक वाटर मॉलिक्यूल का, H2O का जो एक मॉलिक्यूल है उसका आप वजन निकालें। तो यहां पे क्या बातें हो रही हैं, आपको एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है H2O का, और यहां पूछा क्या जा रहा है कि यह कितना ग्राम के बराबर होगा, ये क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन। तो फिर से देख रहे हो बच्चों, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल यानी कि नंबर रिलेटेड बातें हैं, और ये क्या है बच्चों, दिस इज ग्राम, इसका मतलब ये मास रिलेटेड बातें हैं। तो एक नंबर रिलेटेड बात हो रहा है, एक मास रिलेटेड बात हो रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को इंटर लिंक्ड करना पड़ेगा। तो हम लोगों को पता है कि मैंने कहा था जब भी मोल का क्वेश्चन आए तो सीधे 1 मोल के शरण में जाएं, तो वही सारा रास्ता बताएगा। तो 1 मोल अगर आपके पास वाटर है, तो पहले मैं नंबर रिलेटेड बात करता हूं, आपके पास कितना मॉलिक्यूल है। तो 1 मोल अगर वाटर आपके पास है, तो इसका मतलब आपके पास एवोगाड्रो नंबर इतना वाटर के मॉलिक्यूल हैं। आप लोगों को पता है, सेकंड वीडियो मैंने डिस्कस किया था इस चीजों को, और ये बातें तो हो गई नंबर रिलेटेड बातें। अब मैं कर देता हूं, उससे मैं जोड़ देता हूं ग्राम से। तो 1 मोल वाटर चूंकि ये कंपाउंड है, तो इसका वजन, इसके मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम के बराबर होगा, एंड दैट विल बी 18, क्योंकि 18 इसका मॉलिक्यूलर वेट है, 18 ग्राम। देखो बच्चों, रेडीमेड निकल चुका है। 1 मॉलिक्यूल H2O कितना ग्राम के बराबर होगा, तो मैं H2O के मॉलिक्यूल और ग्राम में मैंने यहां पे रिलेशन निकाल लिया है। अब मुझे कुछ भी दे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो NaH2O के मॉलिक्यूल का वजन 18 ग्राम है, तो मैं यहां पे अब यूनिटरी मेथड लगा दूंगा। तो चूंकि NaH2O मॉलिक्यूल का वजन, Na का मतलब आप लोगों को पता होगा, Na इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। दिस इज एवोगाड्रोस नंबर। आई एम जस्ट यूजिंग द सिंबल ऑफ एवोगाड्रोस नंबर Na। एक्चुअली इसका मतलब मैं इसी संख्या को सूचित कर रहा हूं। तो NaH2O मॉलिक्यूल का वजन 18 ग्राम है, और ये मुझे, इस बात की जानकारी मुझे किसने दी, इस बात की जानकारी मुझे मोल ने दी है। ठीक है बच्चों, तो अब मुझे NaH2O मॉलिक्यूल का वजन पता है, तो इट इज वेरी इजी टू फाइंड एक मॉलिक्यूल का वजन कितना होगा। तो एक मॉलिक्यूल का वजन कितना होगा, तो मैंने कहा था इसमें यूनिटरी मेथड लगाइए। तो Na मॉलिक्यूल का वजन 18 ग्राम है, तो एक का वजन 18/Na होता है, इतना ग्राम। ठीक है, 18/Na ग्राम। इसको आप कैलकुलेशन करके सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं 18/Na ग्राम। ठीक है, इसी चीज को एक बार मैं बता दूं, 1/Na ग्राम, 1/Na ग्राम अगर कोई भी चीज है, इसको हम लोग 1 AMU कहते हैं। इसकी डिटेल लेक्चर में दूंगा आप लोगों को, AMU और ग्राम में किस तरह से हम लोग कन्वर्जन करते हैं। AMU इज एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर किसी बुक में आपको AMU में आंसर पूछ दे, तो आप इसको जनरली क्या कह सकते हैं, 18 इंटू 1/Na ग्राम कह सकते हैं। तो मैं इसको कह सकता हूं दिस इज इक्वल टू 18 AMU, क्योंकि 1/Na ग्राम को मैं 1 AMU कह सकता हूं। तो 1/Na ग्राम बराबर 1 AMU, तो मैंने 1/Na ग्राम की जगह पे AMU लिख दिया है। तो आपको कोई पूछे इसका वजन ग्राम में कितना होगा, तो 18/Na ग्राम होगा, और पूछेगा नहीं भाई AMU में बताओ, तो कुछ नहीं करना है बच्चों, 18 AMU कह देना है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे तो AMU भी आप सॉल्व कर सकते हैं, AMU में भी आंसर ला सकते हैं। और इसका डिटेल जो लेक्चर है, AMU किस तरह से ग्राम में कन्वर्ट होता है, ग्राम और AMU में क्या रिलेशन है, उसकी जो उसके ऊपर जो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा एक छोटा सा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हमने देखा कि एक मॉलिक्यूल का वजन हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, है ना। इस तरह से बातें हम लोग कर रहे हैं। अब उसी तरह से इसे मान लो, जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, अब एक आता है मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, जिसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।